Assalamualaikum FSC second year. Our today's lecture is on the topic chemical nature of DNA. In this topic, we will study the chemical composition of DNA. कि किन किन एलिमेंट से मिलके DNA बना है और कौन से साइंटिस्ट जो हैं वो इसकी रिसर्च में इन्वॉल्व। सबसे पहले a German chemist Friedrich Miescher, he discovered DNA in 1869. Only 4 years after Mendel's work was published. Means के Mendel work जो है वो 1865 में पब्लिश हुआ है, तो 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए डिस्कवर किया है। उसने किस तरह ये डिस्कवरी की? He extracted a white substance from the nuclei of human cells and fish sperm. उसने एक मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया और उसने ह्यूमन सेल्स के न्यूक्लियाई भी लिए, फिश स्पर्म्स भी लिए, उनमें से एक मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया और उसका नाम उसने रखा न्यूक्लियन, बिकॉज इट सीम टू बी स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस। सिंस न्यूक्लियन वाज एसिडिक, क्योंकि उसमें न्यूक्लिक एसिड्स थे, इस वजह से वो एसिडिक इन नेचर था, इट केम टू बी नोन एज न्यूक्लिक एसिड। और अपनी एसिडिक नेचर की वजह से और क्योंकि वो न्यूक्लियस से आइसोलेट हुआ तो उसका नाम रखा न्यूक्लिक एसिड। For 50 years, biologists did little research on the substance because nothing was known of its function in the cells. 50 years तक फिर इसकी रिसर्च इसके ऊपर चलती रही, लेकिन इसके ऊपर कोई ज्यादा नोन इनके फंक्शंस के बारे में पता ना चल सका कि इसका क्या काम है न्यूक्लियस के अंदर। इन 1920s, फिर उसके अब इतने अरसे के बाद, the basic structure of nucleic acid was determined by the biochemist P.A. Levine, who found that DNA contained 3 main components. तो अब इतने सालों के बाद 1920s में जाके फिर इसका जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसके बारे में पता चला कि इसकी केमिकल बेसिस क्या है, और इट वाज डिटरमिन्ड बाय द बायोकेमिस्ट P.A. Levine. DNA contains 3 main components. अब उसमें से हम देखेंगे वन बाय वन के कौन कौन से components जो हैं they are present in DNA. Number 1 is phosphate group. Phosphate group is in the form of phosphoric acid. Then number 2, 5 carbon sugar. 5 carbon sugar को हम कहते हैं pentose. So pentose 5 carbon sugar is present in the DNA chemical structure. And the number 3, nitrogenous bases. Nitrogen containing bases are of 2 types, purines and pyrimidines. Purine bases are adenine and guanine, and pyrimidine bases are thymine, cytosine and uracil. साथ साथ सिंबल्स भी हैं इनके। एडेनिन का कैपिटल A है, गुआनिन का कैपिटल G है, थाइमीन का कैपिटल T है, साइटोसिन का कैपिटल C है, और आरएनए में जब यूरेसिल है तो उसका U, कैपिटल U instead of T. Levine also concluded that DNA and RNA molecules are made up of repeating units called nucleotides. ये जो DNA और RNA के molecules हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मोनोसेकेराइड से मिलके बनते हैं, दे आर मोनोमेरिक यूनिट्स एंड दे जॉइन टू फॉर्म अ लार्जर कंपाउंड पॉलीसेकेराइड। एंड सेम इन प्रोटीन्स के, जैसे अमाइनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन चेन बनती है, और अमाइनो एसिड्स जो हैं दे आर मोनोमेरिक यूनिट्स, एंड प्रोटीन इज अ पॉलीमर composed of these monomeric units. Same like this, DNA and RNA molecules are made up of repeating units called nucleotides. In a nucleotide, अब हम देखेंगे एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो किसका बना हुआ है।
Nitrogenous base is attached to carbon number 1 of a pentose sugar. ये पेंटोज शुगर के अंदर C5 है, मतलब कार्बन 5 का स्ट्रक्चर है। तो उसमें जो उसकी कार्बन नंबर 1 है, that is attached to a nitrogenous base, and the C5 of that sugar is attached with the phosphoric acid phosphate group. तो सेंट्रल पोजीशन जो है वो राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, जो भी पेंटोज है, पेंटोज जो है इन केस ऑफ डीएनए इट इज डीऑक्सीराइबोज, इन केस ऑफ आरएनए इट इज राइबोज शुगर। तो राइबोज की जो फर्स्ट पोजीशन है कार्बन की, उसके साथ नाइट्रोजनस बेस, और पोजीशन नंबर 5 जो है उसके साथ phosphoric acid is attached. The 5 prime phosphate, 5 prime का मतलब है C5 of the sugar, और 3 prime जो है इसका मतलब है 3 prime position is of sugar carbon number 3. Hydroxyl groups allow DNA and RNA to form long chain of nucleotides because these two groups can react chemically with each other. तो जो 5 प्राइम एंड है फॉस्फेट का और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इनकी वजह से लॉन्ग रिपीटेड चेन्स जो हैं न्यूक्लियोटाइड्स की वो बनती जाती हैं ड्यू टू लिंकेज। कि हर एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी 1 और 5 पोजीशन तो बाउंड है, लेकिन 3 पोजीशन का OH फ्री है, और उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का है वो उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, और इस तरह फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनती है। Reaction between phosphate group of one nucleotide and hydroxyl group of another is a dehydration synthesis. Dehydration का मतलब है कि with the release of water molecule ये bond बनता है और एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जो दो ग्रुप्स को लिंक करता है, और इस लिंकेज को हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अभी आगे हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल में करेंगे। Because the phosphate group is now linked to the two sugars by means of a pair of ester bond, जब O लिंक हो रहा होता है तो उसको हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। और एस्टर बॉन्ड जो है ये अल्कोहल और एसिड के दरमियान होता है, क्योंकि कार्बन नंबर 3 जो है उसके साथ OH इज अल्कोहलिक ग्रुप एंड फॉस्फोरिक एसिड जो है वो एक एसिडिक ग्रुप है। तो हमेशा फॉस्फोरस और OH ऑफ कार्बन के दरमियान जब इस तरह का डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है तो इसको हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। एस्टर बॉन्ड ऑलवेज it joins an acid and an alcohol molecule. The 2-unit polymer resulting from this reaction still has a free 5 prime phosphate group at one end. जब polynucleotide chain complete हो जाती है with the help of phosphodiester bond, तो उसका जो पहला वाला फॉस्फेट था वो क्योंकि उसके पीछे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, उसका 5 प्राइम वाला फॉस्फेट फ्री है, उसको हम कहेंगे 5 प्राइम एंड। और जो सबसे नीचे वाला है उसका 3 प्राइम फ्री है क्योंकि उसके आगे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है जिसके साथ वो ज्वाइन करे, तो उसको हम कहेंगे 3 प्राइम एंड, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, so that it can link to other nucleotide. In this way, many thousands of nucleotides can join together in long chains. Linear strands of DNA or RNA, no matter how long, will almost always have a free 5 prime phosphate at one end and free 3 prime hydroxyl group at the other. चाहे न्यूक्लियोटाइड चेन कितनी भी लंबी हो, उसका पहला एंड 5 प्राइम है और आखिरी वाला जो एंड है वो 3 प्राइम है क्योंकि वो फ्री है। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था एरविन चरगाफ, और एरविन चरगाफ जो है उसने बहुत से सैंपल्स लिए, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म से उसने सेल सैंपल्स लिए, और उसके बाद उसने उसका न्यूक्लियन या न्यूक्लिक एसिड्स जो थे उनको स्टडी किया। तो उसने ये देखा कि हमेशा एडेनिन जो है डीएनए में वो इट इज ऑलवेज इक्वल टू थायमीन and guanine is always equal to the amount of cytosine. It means के इन दोनों के दरमियान कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। कॉम्प्लीमेंटैरिटी का ये मतलब है कि हमेशा एडेनिन सिर्फ थायमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा,
और कभी भी एडेनिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता बिकॉज दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और दूसरा ये कि जो गुआनिन है इट विल ऑलवेज बॉन्ड विद दैट ऑफ साइटोसिन, नेवर इट विल बॉन्ड विद दैट ऑफ थायमीन और यूरेसिल बिकॉज गुआनिन एंड साइटोसिन आर कॉम्प्लीमेंट्री। जब भी उसने जो भी स्पेसिमेन लिया हमेशा एडेनिन थायमीन की क्वांटिटी बराबर आती थी, रेशो बराबर आती थी। और जब भी उसने साइटोसिन गवानीन लिया तो उनकी रेशो बराबर आती थी। और इस तरीके से फिर उसे ये पता चला कि हमेशा इनकी बॉन्डिंग होती है और यही दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स की तरफ आते हैं कि जो राइबोस शुगर है और डीऑक्सीराइबोस उसमें क्या डिफरेंस है। ये एक 5 कॉर्नर स्ट्रक्चर है। ये अगर आपको याद हो सेकेंड ईयर तो आपने फर्स्ट ईयर में केमिकल स्ट्रक्चर्स का पूरा चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने न्यूक्लिक एसिड्स भी पढ़े थे। और उन न्यूक्लिक एसिड्स के चैप्टर में आपने ये भी पढ़ा था कि 5 कार्बन शुगर्स जो हैं दे आर नोन एज पेंटोज शुगर्स। और उसमें एग्जाम्पल राइबोस शुगर की है। और ये जो शुगर्स होती हैं ये लीनियर स्ट्रक्चर्स भी बनाती हैं और रिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाती हैं। जो रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम हार्वर्थ स्ट्रक्चर्स कहते हैं क्योंकि वो एक साइंटिस्ट हार्वर्थ है जिसने इनके बारे में बताया था। और जो लीनियर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन चेन होती है उनको हम फिशर्स स्ट्रक्चर कहते हैं बिकॉज दे वर डिस्क्राइब्ड बाय द साइंटिस्ट फिशर। तो अब ये जो राइबोस का 5 कॉर्नर वाला रिंग स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं फ्यूरैन। अगर वो 6 कार्बन शुगर हो और उसका 6 कॉर्नर वाला रिंग हो विद ओ लिंकेज तो उसको हम कहते हैं पायरैन। दिस इज अ फ्यूरैन और इसको हम राइबोस शुगर का रिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। और इसमें ओ लिंक है और बाकी देखें हर एक कार्बन जो कि कार्बन 1 2 3 मेंशन है इसके अंदर, हर एक के साथ एक हाइड्रोक्सिन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और C4 के साथ C5 की लिंकेज है, उसके साथ भी हाइड्रोक्सिल है और हाइड्रोक्सिल्स की वजह से ये बॉन्ड्स बनाता है। दे आर कंसिडर्ड टू बी अल्कोहलिक ग्रुप्स। Now, what is the difference between ribose and deoxyribose? राइबोस आरएनए में है और डीऑक्सीराइबोस डीएनए के अंदर है, लेकिन इनमें फर्क क्या है? एट कार्बन नंबर 2 1 ऑक्सीजन इज मिसिंग इन डीऑक्सीराइबोस। अगर आप कार्बन 2 देखें गौर से तो जो डीएनए है उसकी जो राइबोस है डीऑक्सीराइबोस उसमें कार्बन 2 के साथ एक हाइड्रोजन है, देयर इज नो ऑक्सीजन, इट मींस इट इज डीऑक्सी। इसकी एक ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होने से ये डीऑक्सीराइबोस बन गया। इसके नीचे अब स्ट्रक्चर आ गया है फॉस्फेट का। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, इसको हम H3PO4 भी कहते हैं। H3PO4 जहां पे आपको 2 नेगेटिव नजर आ रहे हैं वहां पे एक एक हाइड्रोजन और होता है, मतलब कि 3 जगह OH है और एक जगह डबल बॉन्ड O है। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड और ये C5 के साथ आके ज्वाइन होगा। अभी हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। नाउ कम टूवर्ड्स द प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरीन और पिरिमिडीन्स जो है इनमें फर्क क्या है? Purines are double ring structures and pyrimidines are single ring structures and they have heterocyclic ring. Heterocyclic ring का मतलब है कि इसके रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी मौजूद है। अगर खाली कार्बन कार्बन रिंग हो तो वो बेंजीन रिंग कहलाता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ नाइट्रोजन्स भी हैं और नाइट्रोजन्स के साथ फिर ये एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनता है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। नंबरिंग देखें, इसमें नंबरिंग कहाँ से शुरू हुई है? एन से 1 नंबरिंग हमने शुरू की क्योंकि प्यूरीन और पिरिमिडीन की नंबरिंग डिफरेंट होती है। तो प्यूरीन्स जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनमें जो नंबरिंग है वो किस तरह हो रही है कि नाइट्रोजन 1 फिर 2 3 4 5 6 और जो दूसरा रिंग साथ जुड़ा हुआ है वो 7 8 9, 7 और 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन और 8 पोजीशन पे कार्बन। तो ये एडेनिन और गवानीन में क्या फर्क है
कि एडेनिन की 6th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है और इसके लिए हम इसका नाम हम इस तरह भी ले सकते हैं, इट इज अ 6 अमाइनो प्यूरिन। और गवानीन जो है उसमें 2nd पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप आ गया, जबकि डबल बॉन्ड O इज ऑन 6th पोजीशन। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं गवानीन को 2 अमाइनो 6 ऑक्सीप्यूरिन। 2 अमाइनो मीन्स 2nd पोजीशन पे अमाइनो, 6th पोजीशन पे ऑक्सीजन, और क्योंकि ये एक प्यूरिन है तो गवानीन को हम कह सकते हैं 2 अमाइनो 6 ऑक्सीप्यूरिन। Adenine is 6 amino purine. Next are the pyrimidines, और pyrimidines जो हैं उनके स्ट्रक्चर्स जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। साइटोसिन है, यूरेसिल है, थायमीन है। यूरेसिल और थायमीन में फर्क है, थायमीन इज इन डीएनए, यूरेसिल इज इन आरएनए। और इसमें अब आप देखें क्या फर्क है, नंबरिंग नीचे से शुरू हो रही है और इसकी जो नंबरिंग है वो क्लॉकवाइज है, जबकि अगर आप ऊपर देखेंगे प्यूरीन्स, तो प्यूरीन्स की जो नंबरिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज है। वो आप देखें ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, लेकिन यहाँ पे जो नंबरिंग है इट इज क्लॉकवाइज। और इस नंबरिंग में जो हम अगर देखें तो साइटोसिन को हम कह सकते हैं 2-ऑक्सी-4 अमाइनो pyrimidine। 2-ऑक्सी 2nd पोजीशन पे डबल बॉन्ड O, 4th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप, तो इट बिकम्स 2-ऑक्सी-4 अमाइनो pyrimidine। नेक्स्ट इज यूरेसिल, और यूरेसिल की दोनों पोजीशन पे ऑक्सी है, इसमें कोई अमाइनो ग्रुप नहीं है, ना इसमें है ना थायमीन में है, तो इसको हम कहेंगे 2,4-डाईऑक्सी pyrimidine। 2nd पोजीशन पे भी ऑक्सी, 4th पोजीशन पे भी ऑक्सी। एंड नाउ व्हाट अबाउट थायमीन? 2,4-डाईऑक्सी भी है और 5-मिथाइल भी है। यहाँ सिर्फ दोनों में एक फर्क है यूरेसिल और थायमीन में, कि थायमीन की 5th पोजीशन पे मिथाइल लग गया आगे। तो 2,4-डाईऑक्सी 5-मिथाइल pyrimidine, दिस इज थायमीन। अब हमने देखना है ये साइड वाली फिगर, अब आप देखें कि हम कार्बन की जो राइबोज में नंबरिंग है उसमें किस पोजीशन पे बेस लगा, एट नंबर 1 ऊपर बेस का साइन बना हुआ है, और C5 जो है इसके ऊपर लग गया फॉस्फेट। तो ये जस्ट आपको ये फिगर ये बताई गई है कि कार्बन एटम जो है न्यूक्लियोटाइड में वो किस तरीके से ज्वाइन कराते हैं, कि C1 इसको हम प्राइम के एक निशान से शो करते हैं, शुगर के C1 को। C1 of ribose or deoxyribose, whatever it is, join a base, and at C5 position join the phosphoric acid, और इन तीनों एलिमेंट से मिलके एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो बन गया। अब हमने क्या देखना है, व्हाट अबाउट द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, कि अब आप देखें कि ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी, एक तो जो ये शुगर है इसके साथ बेस फॉस्फोरिक एसिड लगा हुआ है, लेकिन नीचे इसका जो C3 है वो इसके नेक्स्ट के फॉस्फोरिक एसिड के साथ ज्वाइंट है, नेक्स्ट का फॉस्फोरिक एसिड है और उसका O जो है वो C3 कार्बन के साथ ज्वाइन है, जो कि पीछे वाला न्यूक्लियोटाइड है, इसीलिए इसको हम 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। एक चीज इसमें नोट करें कि इसका ऊपर वाला फॉस्फेट जो है उसके पीछे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं था, इसलिए ये फ्री है, ये अब किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, इसलिए 5 प्राइम एंड है। लेकिन जो नीचे वाला है उसमें 3OH ग्रुप जो है 3 कार्बन का वो फ्री है, इसलिए इसको हम 3 प्राइम एंड कहेंगे, और इस तरीके से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स जो हैं वो बनते जाएंगे। और ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो है ये चाहे 1000 न्यूक्लियोटाइड्स हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 से ज्यादा हो, मिलियन हो, ये इसी तरह डाइएस्टर लिंकेज चलती जाती है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है, वट एवर लॉन्ग इट इज। अब ये तो जो बताया था उसने, चरगाफ ने तो बता दिया, एक पॉइंट उसने ये बताया था कि कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ द बेसिस, एडेनिन इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू थायमीन, and cytosine is always complementary to guanine,
इसके साथ साथ एक और साइंटिस्ट है, ब्रिटिश केमिस्ट रोजालिंड फ्रैंकलिन, उसने एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक्स यूज की हैं और उससे उसने एनालिसिस किया था डीएनए का। उसने क्या किया था, डीएनए का एक मॉलिक्यूल लिया था और उसके ऊपर बीम ऑफ एक्स रेज डाली। When individual rays encounter atoms, their path is bent or diffracted and diffraction pattern is recorded. उसने डीएनए का सैंपल लिया था, एक्सरे की बीम डाली और उसकी पिक्चर ले ली कि कहाँ कहाँ पे पिक्चर जो थी उसमें एक्सरे की बीम नहीं पहुंची, क्योंकि वहां पे डीएनए है, वहां से वो उसकी डायफ्रैक्शन हो जाएगी। और इस तरीके से फिर उसने बताया कि उसका फिर पिक्चर जब उसने, जैसे आपने कभी देखा होगा बोन्स का एक्सरे लिया जाता है और फोटोग्राफिक जो फिल्म होती है वो आ जाती है, उसकी एक पिक्चर आ जाती है जिससे आपको मसला पता लग जाता है कि बोन में कहाँ मसला है। इसी तरह इसकी भी उसने एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर पिक्चर ले ली, फिर उसने उसको एनालाइज किया और उसने उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताया। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कि हम उसका स्ट्रक्चर तीनों डायरेक्शन से, साइड से भी, हर तरफ से देखते हैं कि वो कैसा लगता है। एक होता है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कि हम सिर्फ 2 साइड से उसको देख सकते हैं, राइट लेफ्ट। लेकिन अगर हम आगे पीछे, राइट लेफ्ट, हर तरफ से उसकी पिक्चर एनालाइज कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो 2 साइंटिस्ट ने इसमें हेल्प की है इसका स्ट्रक्चर मालूम करने में। एक चरगाफ है, एरविन चरगाफ, एंड देन रोजालिंड फ्रैंकलिन। और रोजालिंड फ्रैंकलिन जो है उसने अपनी लेबोरेटरी में इसके पैटर्न्स जो हैं वो डीएनए के उसने इस तरीके से उनको प्रिपेयर किया और फिर लेबोरेटरी ऑफ ब्रिटिश बायोकेमिस्ट मॉरिस विल्किंस हु प्रिपेयर डीएनए फाइबर्स, तो फिर ये उसने डीएनए फाइबर्स प्रिपेयर की। Diffraction pattern suggested that DNA molecule had a shape of a helix. Helix का मतलब है helical spring। जब एक स्प्रिंग कॉइल हो जाता है तो वो हेलिकल बन जाता है, उसको हम हेलिक्स कहते हैं, जैसे एक स्प्रिंग होता है बिल्कुल। तो उसने ये बताया उस फिगर से देख के कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप एक हेलिक्स की तरह है और उसका जो डायामीटर है वो ऊपर से नीचे तक सेम रहता है, मतलब 2 नैनोमीटर्स। अगर ऊपर से इसका 2 नैनोमीटर है तो वो थ्रू आउट द लेंथ, चाहे वो कितना भी लंबा हो, उसका डायमीटर 2 नैनोमीटर ही रहेगा, क्योंकि हमेशा प्यूरिन और पिरिमिडीन बॉन्ड बना रही होती हैं, इसलिए स्ट्रक्चर जो है वो उसकी विड्थ सेम रहती है। अगर हमेशा ऐसे होता कि कहीं पे 2 पिरिमिडीन जुड़ जाती, कहीं 2 प्यूरिन जुड़ जाती, तो फिर उस वक्त उसकी विड्थ कभी कम होती कभी ज्यादा, लेकिन ये कभी भी नहीं होता। हमेशा एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन जब ज्वाइन करेंगी और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आपस में कॉइल करेंगी, क्योंकि एक ऊपर से नीचे आ रही है, एक नीचे से ऊपर, एक की डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरी की है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो उन दोनों की जब कॉइलिंग होती है, दोनों एट द पॉइंट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ज्वाइन करती हैं और उसके बाद जब वो कॉइल अप करती हैं तो फिर उस वक्त उसकी जो डायामीटर है वो हमेशा 2 नैनोमीटर ही रहता है। और एक जो कंप्लीट टर्न है, एक हेलिकल स्प्रिंग में एक टर्न जब मुकम्मल होता है तो उसकी जो लेंथ है वो 3.4 नैनोमीटर है। तो ये और हर टर्न जो है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद एक टर्न जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये थोड़ी सी उसकी इंफॉर्मेशन है डीएनए की। अभी सिर्फ आज आपने केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है कि केमिकली क्या क्या बेसिस हैं इसकी और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। अभी उनके बारे में अच्छी तरह से आप याद करेंगे, आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में होमवर्क भी दूंगी, वो आपने करके मुझे आज ही सारा दिखाना है। और इसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप में आपने काम करके मुझे भेजना है, मैं आपको भी क्वेश्चन नीचे भेज दूंगी। तो उसमें आपने आज सारे केमिकल्स फॉर्मूलाज, केमिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सब याद करने हैं और लिखने हैं। कल आपको मैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब है फिजिकल स्ट्रक्चर, एक तो होता है केमिकल बेसिस, लेकिन फिजिकली उसकी शेप कैसी है
और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब अब हम कल करेंगे। और उसमें हमने फिर वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल ऑफ डीएनए जो है वो स्टडी करना है। इस मॉडल को पढ़ने के बाद आपको और पॉइंट्स जो हैं वो जहन में क्लियर हो जाएंगे कि डीएनए या आरएनए जो है उनके स्ट्रक्चर्स किस तरह के होते हैं। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ें एक दफ़ा, और स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करें क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो मॉडल है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है डीएनए का। तो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए। और अब कल इंशाल्लाह अगला लेक्चर अपना कंप्लीट करेंगे। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज।